ना जाए। तो टू स्टार्ट विथ, जैसा कि आप लोगों ने ये सारे वो देखे होंगे, मैसेजेस देखे होंगे जो आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही थी कि मन तो सभी का करता है कि स्मार्ट दिखें, हेल्दी रहें, डिलीशियस और टेस्टी फूड खाएं, और मन ये भी करता है कि हम स्लिम बने रहें और अच्छे दिखते रहें, हम जवान बने रहें। तो बेसिकली इसी चीज के लिए आज का ये जो टॉक है वो अरेंज्ड है कि हम किस तरह अपने आप को यंग, जवान, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रहें। तो हमें क्या करना है, तो एक छोटा सा सर्वे हम लोगों ने किया था और आप लोगों की सभी की बहुत सारे कंसर्न्स मैंने पढ़े। बहुत सारा कंसर्न थे रिगार्डिंग टमी फैट, एसिडिटी और डायबिटीज और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स थी। तो जब हम देखते हैं तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, आज अगर हम अपने आप से पूछें तो हम सभी चाहते हैं कि वी फील एनर्जेटिक जस्ट लाइक किड्स कितने एनर्जी से भरे होते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता जाता है। तो सेकंड जो सबसे ज्यादा जो हम चाहते हैं वो है, हमें जो डर लगता है वो एज होने से लगता है। हम सब चाहते हैं कि हम यंग दिखते रहें, हम अपनी उम्र से कम दिखें, हम अपनी एजिंग को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें, डिले कर सकें। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब चाहते हैं वो है, हम सब प्रोडक्टिव बने रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी का बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। तो क्या किया जाए ऐसा कि हम ये तीनों ही चीजें अचीव कर पाएं लाइफ में। तो मैं क्विकली आज इतने छोटे से सेशन में मैं आपसे केवल 4 मिस्टेक, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, वैसे ही मैं आप लोगों से 4 मिस्टेक जो हम सब करते हैं अपनी लाइफ में, मैं आपसे उसी से सीधा शेयर करूंगी। सीधा वहीं से हम शुरू करेंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 जो हम सब करते हैं, विच इज ट्रस्टिंग मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यानी कि अगर हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को मेडिसिन से ट्रीट करना चाहें तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम सब करते हैं। क्योंकि आपने वो देखा होगा कि जो आइसबर्ग ऑफ द प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, कि प्रॉब्लम की जो टिप होती है वो आइसबर्ग के जैसी होती है, छोटी सी दिखती है, लेकिन उसके नीचे उसका पूरा जो रूट कॉज होता है, उसका जो पूरा बड़ा वो जो होता है वो पानी के सरफेस के नीचे होता है। ठीक उसी तरह बॉडी तब तक सहती रहती है जब तक ये प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप में आपको सिम्टोमेटिक तरीके से न दिखने लगे, और जो आपको नजर आता है आप उसके लिए मेडिसिन अगर लेते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तब धीरे से सिम्टम नजर आने लगते हैं। तो ट्रीटिंग सिम्टम इज नॉट द सोल्यूशन, हमें रूट कॉज को ट्रीट करना है। तो यहाँ पे एक टेक होम मैसेज आप सभी के लिए ये है कि वर्किंग ऑन रूट कॉज इज इम्पोर्टेंट। जब भी आप कोई बीमारियों से परेशान होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, शुगर आई है, थायराइड आया है, तो टेकिंग मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको अपने उसके रूट कॉज पे काम करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और वही एक चीज है जिससे आप पूरी प्रॉब्लम को अपने कवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल है कि हमें लूज मोशन होते हैं, हमें छींक आती है या हमें फीवर आता है, हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर से जाके मेडिसिन ले लेते हैं। हमें सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, हम मेडिसिन से उसको ट्रीट करना चाहते हैं। बट डू यू थिंक इट्स अ राइट अप्रोच? क्योंकि जो आपको फीवर आया है अंडरलाइन प्रॉब्लम कुछ और है, अगर छींक आ रही है अंडरलाइन प्रॉब्लम कुछ और है। ये सब बॉडी के इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, और जब भी हम इस रिस्पॉन्स को दबाने की कोशिश करते हैं हम अपनी इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसी तरह से जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, बीपी है, शुगर है, या और भी बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी में हमें सिम्टम पे काम नहीं करना है, हमें रूट कॉज पे ट्रीटमेंट देनी है। मिस्टेक नंबर 2 जो हम सब करते हैं वो है अनअवेयरनेस अबाउट फैक्ट्स। यानी कि कुछ फैक्ट्स से हम अनअवेयर हैं। अब वो कौन से फैक्ट्स हैं हम एक बार चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप में से कितने लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत टी बिस्किट से करते हैं? अगर आप हैंड्स उठाएंगे शायद मुझे नजर आ जाएगा। अपने दिन की शुरुआत टी बिस्किट से करते हैं। कौन कौन ऐसे हैं जो टी पॉजिटिव हैं? ओके, सो आई कैन सी फ्यू हैंड्स हियर। सो जितने भी लोग अपनी या आई कैन सी, सो जितने भी लोग हैं जो टी बिस्किट से शुरुआत करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक गलत दिन की शुरुआत है। इसका कारण ये है
कि आप चाहे जितने भी हेल्थ क्लेम करने वाले बिस्किट्स मार्केट से लेकर आए, चाहे उसमें ओट्स कुकीज लिखा हो या डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये ट्रांस फैट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द फ्लावर, जो मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स होते हैं वो रिफाइंड फ्लावर से बनते हैं, जो आटा की और जो होल व्हीट की भी होती है। तो अगर डाइजेस्टिव बिस्किट की बात करें तो जो जिसमें फाइबर ज्यादा होता है तो उसमें और भी ज्यादा बटर ऐड किया जाता है सारे फाइबर को बांधने के लिए। तो कुल मिला के एक आर्टिफिशियल पैकेट वाली चीज से दिन की शुरुआत करना कहीं भी अच्छा काम नहीं है। सेकेंड, हम टी की बात करते हैं, तो टी में मैं मान लेती हूँ कि आप हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून शुगर लेते हैं, और कई लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम शुगर नहीं, हम गुड़ की चाय लेते हैं, या कई लोग बोलते हैं हम हनी लेते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चाय में जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट उसमें जो हम कैफीन ऐड करते हैं, that caffeine is not good for you. It creates an acidic environment in your body. Early in the morning we are creating acidic environment in our body. उसके बाद हम एंटी एसिडिटी की पिल ले लेते हैं। और सेकेंड, इसमें जो शुगर ऐड हम करते हैं, तो अगर 1 टीस्पून शुगर की हम बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। 1 टीस्पून शुगर यानी कि 5 ग्राम शक्कर, पर ग्राम शक्कर हमको 4 कैलोरी देती है, यानी कि 5 ग्राम शक्कर हमको देती है 20 कैलोरी। और 365 दिन अगर आप 1 टीस्पून शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये आता है आपका 7000 कैलोरीज। और 7000 कैलोरीज यानी कि 1 केजी फैट गेन। यानी कि अगर आपने अपनी डाइट में कुछ चेंज नहीं किया और आपने केवल एक टी शुरू की हुई है, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप 1 केजी वेट गेन करते जाएंगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट गेनिंग वेट विल बी देयर। सो टी एंड बिस्किट से दिन की शुरुआत सही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को अनअवेयर हैं आप उसके लिए। जैसे सेकंड, हम बात करते हैं हेल्दी क्लेम्स। जब भी हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जीरो एडेड फैट, या कि अपने नेचर के साथ कनेक्ट होके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के किसी भी क्लेम्स में, किसी भी मार्केटिंग गिमिक में आप ना आए और अपने हेल्थ के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ ना करें। थर्ड है इग्नोरिंग पीक टाइम ऑफ हंगर एंड टेकिंग डिनर लेट। हम में से बहुत सारे लोग, अक्सर 80% लोगों को मैंने देखा है कि हमारी हंगर का जो पीक टाइम होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उस समय हम टी और स्नैक्स ले लेते हैं। नॉर्मली लंच करने के बाद, लंच नॉर्मली हम 2 बजे करते हैं, उसके 4 घंटे के बाद यानी कि 7 बजे हमारी हंगर का पीक टाइम होता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री टू मी विद दिस दैट 7 बजे एवरीबडी हैज दिस देयर हंगर पैंग, और हंगर का पीक टाइम 7 बजे होता है। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, हम डिनर को अवॉइड करके हम बहुत सारे स्नैक्स उस समय ले लेते हैं, या टी ले लेते हैं, या छोटे मोटे दूसरी चीजें ले लेते हैं, और उसके बाद हम डिनर को लेट करते हैं। नॉर्मली की रूल ये बोलता है कि आपका डिनर आपके सोने के 3 घंटे पहले होना चाहिए, और ये रूल हम में से बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम डिनर लेट करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे हम अपनी बॉडी पे लोड बढ़ाते जाते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिक लोड होता है वो कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हमें धीमे धीमे वेट गेन होना शुरू होता है। और जैसे ही वेट गेन होना शुरू होता है, आपके टमी पे फैट गेन होना शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वेट गेन अपने साथ पार्सल में बहुत सारी दूसरी बीमारियों को लेकर आता है, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद गेनिंग वेट। तो क्या किया जाए इसके लिए? शुगर इज अ मेन कल्प्रिट। आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि शुगर जो है ये हमारी एज का सबसे बड़ा एनिमी है, हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी है। तो सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो आप टेबल शुगर यूज करते हैं, जो शक्कर आप यूज करते हैं, उसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रुक्टोज होता है। ये दोनों ही टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जल्दी बॉडी से ब्लड में कन्वर्ट होके चले जाते हैं, हमारे इंसुलिन को रेस करते हैं। इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, और जितनी शक्कर हमारी बॉडी में जितना जल्दी हमारे ब्लड में जाती है उतना ज्यादा इंसुलिन ट्रिगर होता है, और जितना इंसुलिन ट्रिगर होता है हमारी बॉडी फैट स्टोरेज मोड पे स्विच हो जाती है। जितने भी लोग हैं जो लोग वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका वेट कम नहीं होता, वो जरूर अपने डाइट में शक्कर या जो भी चीजें शुगर में जल्दी कन्वर्ट होती हैं, जितने भी प्रोसेस्ड आइटम होते हैं, ब्रेड, मैदा और मैदे से बने हुए सारे सामान, ये सारी भी चीजें शुगर में जल्दी कन्वर्ट होती हैं। और जितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होती है उतनी जल्दी इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। जितने में एक कॉमन चीज होती है जिसको बोलते हैं हम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये जितने भी पैकेज्ड आइटम होते हैं, सॉसेस, जेलीज, जैम, या आपके स्प्रेड,
या फिर आपके कुरकुरे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और चिप्स, ये जितने भी पैकेज्ड आइटम हैं जो आप बहुत फॉन्डली खाते हो, और खास करके कोरोना टाइम पे जिसमें हमने इतना सारा स्टोर करके ये सारे आइटम रखे हुए हैं, इन सभी में कॉमन चीज होती है वो है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। और ये हमारी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होता है। कैसे? ये जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, इसका बॉडी में कहीं भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये डायरेक्टली लिवर के पास जाता है और लिवर इसको फैट के रूप में स्टोर करता है। और लिवर कहाँ होता है आपकी बॉडी में? बिल्कुल सेंटर में। तो लिवर जहाँ पे होता है वहां पे जब फैट स्टोरेज बढ़ जाता है, उस फैट को बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट के बढ़ते ही आपकी कमर का जो सरकमफ्रेंस है, आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है, वो बढ़ जाता है। और वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ने के बाद आपको टमी फैट आने लगता है, और टमी फैट आने के बाद आप धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि आपका शुगर जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, और ये शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो पोजीशन है ये 5 साल तक चलती रहती है, और आपने अगर एक्शन नहीं लिया तो डायबिटीज में कन्वर्ट होती है, हाई बीपी में, और फिर सारा तरह का एक सर्कल चालू हो जाता है, विशियस सर्कल, जिससे आप निकल नहीं पाते हो, जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये जो भी चीजें आपको अट्रैक्टिव दिख रही हैं सुपरमार्केट की शेल्फ पे, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज लिवर के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ग्लूकोज को स्टोर करने की। जितना भी एक्सेस होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो शुगर इज द मेन कल्प्रिट। आप अपनी शुगर को एलिमिनेट करिए डाइट से। सिंपल शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट करनी है। सेकेंड स्टेज पे आपको रिफाइंड और प्रोसेस्ड चीजें एलिमिनेट करनी है। थर्ड स्टेप पे आपको अपने अनाज को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। और ऐड क्या करना है? तो लेसन नंबर 2 फॉर प्रोडक्टिव लाइफ is strict control on refined carbohydrate, bread, maida, sugar and processed item. Basically, you remove 4 C's from your diet, which is cake, candy, cookies, cola, and 4 C's from your diet. You should remove 4 C's from your diet, and you should include what you should include 5 S in your diet. So S is Shilpi, nahin. S is sprout, S is smoothie, S for seeds, soaked nuts and salad. मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। स्प्राउट्स यानी कि सारे तरह के होल मूंग, चने, मोठ, राजमा, सोया, ये सभी चीजें आपके डाइट में थोड़ी सी इंक्लूड होनी चाहिए। स्मूदी से मेरा मतलब फ्रूट की स्मूदी से नहीं है। स्मूदी से मेरा मतलब है वेजिटेबल की स्मूदी। वेजिटेबल की स्मूदी का मतलब होता है कि आप वेजिटेबल को ग्राइंड करते हो मिक्सी में, उसको छानते नहीं हो, एज इट इज पी जाते हो, गल्प डाउन करते हो। यू आर नॉट ईटिंग योर वेजिटेबल, यू आर ड्रिंकिंग योर वेजिटेबल। थर्ड है आपका सीड्स। बहुत तरह के सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड, चिया सीड, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, आपके हेम सीड, और ये सारे सनफ्लावर सीड। ये सारे सीड जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं और आपके हेल्थ के लिए मैजिकल होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की डाइट में ये सीड्स बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर आपके घर पे किसी तरह के सीड्स नहीं है, आप जरूर इसे परचेज करें और इसे अपने डाइट में शामिल करें। दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड दे आर पावर हाउस ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप इसे जरूर शामिल करें। नेक्स्ट है सोक्ड नट्स, यानी कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सारे नट्स होते हैं। अंजीर, किशमिश, खजूर, ये सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नट्स की बात कर रही हूँ, जिसमें कैश्यू, आमंड, वॉलनट, ये नट्स होते हैं। तो नट्स ऐड करें, एक फिक्स क्वांटिटी में नट्स ऐड करें। और नेक्स्ट आता है कि आप सैलेड खाएं। सैलेड यहाँ पे बहुत मैं प्रेशराइज करना चाहूंगी कि आप सभी की डाइट में सैलेड जरूर मौजूद होना चाहिए। इनफैक्ट आपको अपने तीनों मील में किसी भी ये 5 S अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, यू फील एनर्जेटिक, योर बॉडी बिकम अल्कलाइन, और आपको एसिडिटी की कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी प्लांट बेस्ड चीजें होती हैं वो अल्कलाइन होती है नेचर में, यानी कि आपकी बॉडी से एसिडिटी को रिमूव करती है। नेक्स्ट, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ 80-20। ये क्या है? आप हमेशा आटे में नमक मिलाते हैं, या आप में से कोई है जो नमक में आटा मिलाता है? राइट। सो इसी तरह का रूल हमें अपने हेल्थ के लिए भी फॉलो करना चाहिए। जब भी आप अपनी अच्छी डाइट के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझे जिंदगी भर केक्स, कैंडीज, कुकीज
और बिस्किट से परहेज करना है। तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि 80% टाइम भी अगर आप हेल्दी फूड पे हैं, 80% रूटीन भी अगर आपका सही है, तो 20% बॉडी टॉक्सिन को रिमूव करना जानती है। लेकिन जब हम 80% टाइम रॉन्ग करते हैं और 20% टाइम राइट करते हैं, तब आपकी बॉडी में इन चीजों की साइड इफेक्ट्स चालू होते हैं, तब आपकी बॉडी इस चीज का रिपरकशन देती है, गैस में, कॉन्स्टिपेशन में, एसिडिटी में या मोटापे में। अगर आपने 80% टाइम अपने आप को सही रखा हुआ है, आप अगर लाइन आपकी सही है, तो फिर आप इन चीजों से बच जाते हैं। सो दीज आर योर लेसन, जिसमें आपको ये तीनों चीजें करनी है फॉर मोर प्रोडक्टिव लाइफ। मिस्टेक नंबर 3, हम मिस्टेक नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। तो मिस्टेक नंबर 3 ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर ऑन दिस प्लैनेट वी आर अंडर एक्सरसाइजिंग, यानी कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वी आर अंडर एक्सरसाइजिंग। एंड उसके ऊपर से हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है एक्सरसाइज से, वो बहुत ज्यादा ओवर होती है। कारण ये है कि हम सब अब मॉडर्न लाइफ में हम सब एक्सेसिव सिडेंटरी हैं। हम सुबह की वॉक करने के बाद हम दिन भर बैठे रहते हैं, और सुबह की वॉक करने के बाद हम सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया कुछ कुछ खाने का। तो ये सोचना गलत है। तो बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक वो जो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन दिन भर बिल्कुल सिडेंटरी रहते हैं, दिन भर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है उन लोगों की जो ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना दिन भर मूवमेंट रखते हैं, बहुत सिडेंटरी भी हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, वेरी डेंजरस। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जो एक्सरसाइज तो करते हैं और दिन भर भी मूवमेंट में रहते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपका दिन भर का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सुबह वॉकिंग तो करते हैं लेकिन साथ साथ में टॉकिंग भी करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो स्पीड होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, वो प्रॉपर स्पीड से नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज और आपकी डे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर की रूटीन को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं घर का काम कर रहा हूँ, अगर मैं दिन भर सीढ़ी से उतरना नीचे कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होता है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप दिन भर की मूवमेंट को एक्सरसाइज समझते हैं तो आप गलत हैं। एक्सरसाइज मतलब स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, और सेम फॉर्म की एक्सरसाइज कई सालों तक अगर कर रहे हैं, यानी कि पिछले 5 सालों से केवल वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी बॉडी को रोज नए नए रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 3 आता है, इफेक्टिव वे टू अंडर एज, एंटी एज। यानी कि अगर आपको यंग दिखना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एज मेरी फेस से कम दिखे, तो एक लौता अच्छा तरीका है कि आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें। क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में मसल पुट ऑन होता है, और मसल इज द ओनली एंटी एजिंग ऑर्गन। मसल पुट ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी टोन्ड होती है, मसल पुट ऑन करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और इस तरह से हम अपनी बॉडी को अच्छा हेल्दी मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज सपोज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। आप 5 तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, देयर आर फैक्ट पे वो फोकस करता है। मोस्ट ऑफ अस जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं तो वो स्टेमिना पे काम कर रहे हैं, जो लोग रनिंग कर रहे हैं वो स्पीड पे काम कर रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं या योगा करते हैं, योगा वाले लोग फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेबिलिटी पे काम करते हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, और जो किसी तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्किल पे काम करते हैं। वो चारों का कॉम्बिनेशन है स्किल। तो यहाँ पे सबसे जो इफेक्टिव है आपको एंटी एजिंग के लिए, जो आपको यंग दिखाती है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी अपनी मसल को बिल्डअप करने की एक्सरसाइजेस। और वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके मसल को बिल्डअप करती हैं? सारी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, जो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक्सरसाइज करते हैं। जब आप सब्जी का थैला उठाते हैं तो वो एंटी ग्रेविटी होता है, जब आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तब वो एंटी ग्रेविटी होता है। जब भी आप अपनी बॉडी को किसी भी रूप में उठाते हैं, जब आप प्लैंक की पोजीशन पे होते हैं या पुशअप करते हैं, सिटअप करते हैं या आप स्क्वाट्स करते हैं, ये सारी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस हैं। दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर वेट लॉस एंड टू लुक यंग। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मिस्टेक नंबर 4 पे आते हैं। सो टेक होम मैसेज आपको मिलते जा रहे हैं। हम मिस्टेक नंबर 4 पे आते हैं।
सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो ये है कि हम अपनी स्लीप को इग्नोर करते हैं ना। बहुत सारे लोगों को स्लीप की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। स्लीप में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी रिपेयर होती है। आपने देखा होगा कि कई तरह की जो दवाइयां होती हैं उसमें थोड़ा सा सिडेशन मिला होता है, क्योंकि बॉडी को जितना आप रेस्ट देंगे उतना बॉडी रिकवर जल्दी होगी। आप देखिएगा जो खांसी या कोई भी एलर्जी की दवाई होती है उसको लेने के बाद आपको नींद बहुत आती है। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लीप को इग्नोर करते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं? अगर आज कहीं पार्टी है, किसी मैरिज में गए हैं, शादी है, तो हम पूरी रात जगने को रेडी रहते हैं। कई बार अननेसेसरी कामों के लिए भी हम रात भर जगने को रेडी रहते हैं। जब भी हम स्लीप को इग्नोर करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारी बॉडी रिपेयर काम नहीं कर पाती है, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती है, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई होती है, रिपेयर करती है। तो कहाँ पे हम लोग स्लीप को इग्नोर करते हैं, कैसे इग्नोर करते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है गैजेट्स। जितने भी हमारे मोबाइल लवर्स हैं, सोशल मीडिया लवर्स हैं, हम लोग रात को क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मोबाइल और हम हो जाते हैं। मैं और मेरी तन्हाई के जैसे मैं और मेरा मोबाइल हो जाते हैं। और ये जो जितने भी गैजेट्स हैं ये हमारी नींद को कैसे डिस्टर्ब करते हैं। आप में से 80% लोग होंगे जिनकी शिकायत होगी कि हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है या हमें नींद बहुत लेट आती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है। ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है, यानी कि ये आपको सुलाता है। ये हार्मोन लाइट सेंसिटिव हार्मोन होता है। जैसे जैसे सन सेट होता है और अंधेरा बाहर आने लगता है तो इस हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी बढ़ा देती है। लेकिन जब हम गैजेट से अपने आप को एक्सपोज रखते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक हम मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं या कंप्यूटर या टीवी के सामने रहते हैं, तो उससे जो ब्लू रेज निकलती है वो हमारे इस हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। एक बार ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने के बाद आपको नींद की प्रॉब्लम होने लगती है और फिर से वापस से एक विशियस साइकिल बन जाता है। जब आपको नींद की प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन होती है, आपको सर्दी खांसी छींके जल्दी जल्दी होती है। जब सर्दी खांसी छींके जल्दी जल्दी होती है तो दूसरी बीमारियां भी आप जल्दी कैच करते हो, फूड इंटॉलरेंस, और फिर धीरे धीरे मोटापे के शिकार होने लगते हैं। तो नींद की इग्नोरेंस बहुत बुरी चीज है, हर एक चीज की लिमिट होनी चाहिए। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है वो है स्ट्रेस। हमारी बॉडी पूरी की पूरी एक एनर्जी बॉडी हम कह सकते हैं। पूरी हमारी बॉडी जो है वो एक एनर्जी का फील्ड है। इनफैक्ट इसके एनर्जी की फील्ड को ऑरा भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको ऑरा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी बीमारी आप तक पहुंचने के पहले आपके ऑरा को अफेक्ट करती है। तो आप देखिएगा कि आप तुरंत बीमार नहीं पड़ते हो। शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा वीकनेस और थोड़ी थोड़ी थकान और थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा लगने लगता है। तो आप लोग जब स्ट्रेस लेते हो तो ये सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होती है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और हर एक चक्रा पे आपका एक एक ग्लैंड मौजूद है। जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव इमोशन आपके माइंड में आते हैं, तो आपकी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है, एनर्जी का फ्लो बॉडी में अफेक्ट होता है। और जैसे ही एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो ये किसी ना किसी बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस और जितनी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है वो सब कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ी हुई हैं। उनके जो होने का कारण है वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप भी अगर पीछे जाएंगे अपनी लाइफ में देखेंगे, अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई है तो आपने देखा होगा कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस के टाइम पे ही आपने उस प्रॉब्लम को रिसीव किया था। तो हम सब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं बीमारियों के लिए, लेकिन स्ट्रेस बिकम्स ट्रिगरिंग फैक्टर। यानी जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ये ट्रिगर करता है, ये उसको लाइट अप कर देता है। अगर हमारे पास जेनेटिक ट्रेट है कोई बीमारी का तो स्ट्रेस उसको जल्दी लाने में वो कर देता है, ट्रिगर कर देता है। तो ये इस चीज को हम लोग, बहुत सारे लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज में अपना प्राउड समझते हैं कि हाँ मैं बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाता हूँ, ओवर थिंकर हूँ। तो इस चीज में प्राउड नहीं होना है। अगर आपकी कोई भी ऐसी बात, आपकी कोई भी ऐसी सोच आपके हेल्थ पे हावी होती है तो आप उसको बिल्कुल रिमूव करने की कोशिश करें, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। सो लेसन नंबर 4 आप लोगों के लिए ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स,
कि वॉच योर सेंसेस टू फील एनर्जेटिक। हमारी बॉडी में एंट्री द्वार हैं, कोई एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सेंसेस हैं, हमारी आईज, हमारा माउथ, हमारा नोज, हमारा ईयर और हमारा टच। ये 5 सेंसेस हमारी बॉडी के एंट्री द्वार हैं, एंट्री गेट हैं, जिसमें से होके सारी चीजें हमारे अंदर तक आती हैं। आप ये जरूर देखें कि आप कौन सी चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं। अगर आप डिस्टर्बिंग चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उन चीजों के बारे में चिंतन करते हैं तो आप डिस्टर्ब ही होंगे। तो वॉच योर सेंसेस। अगर आपने अपने इस सेंसेस पे पहरे गार्ड बिठा दिए और आपको गलत चीज ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है और ना ही सोचना है, तो फिर आप बहुत रिलैक्स्ड और बहुत ही अच्छा फील करते हैं। इसके लिए हो सकता है आपको ये भी करना पड़े कि आपको मॉर्निंग न्यूज़पेपर से छुट्टी पानी पड़े, बिकॉज जब हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं, इनको हो गया, उनको हो गया, उनको हो गया, और इतनी ज्यादा कोरोना की जब हम न्यूज पढ़ते हैं हम सब टेंस हो जाते हैं। और वो सारी टेंशन क्या करती है, आपके अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है। अब सोचिए, आप जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, आप कोरोना वायरस के लिए स्ट्रेस्ड हैं और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, आपका स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। और यहाँ से हम तुलसी गिलोय का पानी पी रहे हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, हम सारे इंतजाम कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, लेकिन केवल एक छोटा सा स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। तो आप ऐसा ना करें। योर बॉडी इज लाइक अ स्मार्ट मशीन। आपकी बॉडी जो है वो एक स्मार्ट मशीन है और आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस है, आप उससे वाकिफ भी नहीं है। आपका काम केवल इतना है कि आप सही सोचें, सही समय पे खाएं, सही बातों का ध्यान करें और एक्सरसाइजेस और अपनी मूवमेंट सही रखें। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये है कि आप अपने पानी के इनटेक को कम ना होने दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, ये सारी प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं। जैसे ही आप पानी बढ़ाते हैं आपकी बॉडी नेचुरली क्लींस होती जाती है, नेचुरली डिटॉक्सिफाई होती जाती है, आपका हंगर आपके कंट्रोल में रहता है और इस तरह से आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत ही फ्री तरीके से बच जाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में पानी फ्री है तो आप बहुत ही फ्री अप्रोच से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। सो और क्या किया जा सकता है स्ट्रेस के लिए, कि टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं दिन भर में, आप जरूर डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज के दौरान ऑटोमेटिकली करने लगते हो। अगर आप एक्सरसाइज के दौरान भी कर रहे हो डीप ब्रीदिंग और बैठ के कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंजाइटी को रिलीव करता है। सोलफुलनेस यानी कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के अपने आप को हील करना चाहिए। मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर हीलिंग यू इंटरनली। तो आज का जो ये टॉक है इसमें जो की पॉइंट्स है मैंने आपसे शेयर किए और मैं लास्ट में बस आपको इतना कहना चाहूंगी कि बेसिकली देयर इज नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ। ऐसा नहीं होता है कि आज हमें प्यास लगी और हम कुआं खोदने जाएं। इट्स अ combination of your diet and your lifestyle, and diet plays very 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 important role, जिसमें न केवल आप क्या खाएं बल्कि आप कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई अंडरस्टैंड कितने छोटे टाइम पे मैं इतनी सारी बातें आपको नहीं बता सकती, बट डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज इज द ओनली सोल्यूशन टू कीप फिट, टू स्टे हेल्दी, टू फील यंग एंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो जब आप ये देखते हैं कि जब आप अपने 10% बॉडी वेट को भी लूज करते हैं, जितने भी ओवरवेट लोग हैं, जब आप अपने 10% बॉडी वेट को भी लूज करते हैं तो इट ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि ओनली फिट नोज हाउ फैबुलस इट फील्स, यानी कि जो फिट है वो जानता है कि उसको कितना फैबुलस लगता है। बिकॉज आपकी बॉडी लाइट रहती है तो आप बहुत सारी अपनी चीजों को अचीव कर पाते हैं। सो चेंजिंग ओल्ड age-old habits and acquiring new habit take time, effort and will power। यानी कि ये जो हैबिट्स आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना ली है, मॉर्निंग में टी बिस्किट्स लेने की, लेट नाइट सोने की, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हुए कुछ कुछ मंचिंग करने की, टीवी ज्यादा देर देखने की, दिन में सो जाने की या एक्सरसाइज न करने की, ये सारी हैबिट्स को चेंज करने में एंड एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स विल टेक टाइम, एफर्ट्स एंड विल पावर, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी यू डू नॉट नीड एनी मेडिसिन। अगर आपने केवल अपनी बॉडी का ख्याल रखा, सो बॉडी आपका ख्याल रखती है।
बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो स्मार्ट मशीन है, और जब आप स्मार्ट मशीन से स्मार्ट तरीके से डील करते हैं तो वो आपको सारे एम्बिशंस आपके पूरे करने में आपको सहायता करती है। और जनरली बॉडी जल्दी से खराब नहीं होती। हमारा कई सालों का जो अत्याचार होता है उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ लेवल्स जो होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। वो पिछले दिन का काम नहीं होता कि आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ आया है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो आपने गड़बड़ियां की हैं। इनफैक्ट हम बचपन से ही जो गड़बड़ियां शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप जरूर वॉच करिए। किसी भी बच्चे को पतले या मोटे होने की उसमें तौले ना। सभी बच्चे का फूड हैबिट एकदम सही होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। और जब हम बचपन से ये बातों का ध्यान रखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। So your session was really wonderful, and in very beginning. Yeah, nice session, Shilpi. Okay, Yes. thank you, Shilpi. One more doubt. Actually, till now, I was taking minimum 8 glasses of water daily. And now I joined Satvik movement in Instagram. In that, they said, don't take 8 glasses. I mean, they said, जब आपको प्यास लगे तब पानी पियो, बिना मतलब का अपना लिवर पे आप प्रेशर मत डालो। तो what should be done? We should take 8 glasses, or whenever we feel thirsty, then we should drink water. Yes. कि अगर ऊपर जाता है तो भी फाइन, क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, किडनी अच्छे से काम कर रही है, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो आप यूरिन से सिक्रीट कर देंगे। तो वाटर कभी भी लिवर पे लोड नहीं होता है। तो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेकर ही पानी पीना चाहिए। प्यास लगने पे पानी पीना तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग हैं जो प्रॉपर पानी फिर पी पाते हैं। तो प्रॉपर कॉन्शियस एफर्ट्स लेके पानी पीना चाहिए, और उसको दिन भर में डिवाइड करना चाहिए। पानी अच्छे से पीना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि पानी ज्यादा पिएंगे तो लिवर खराब होगा। लेकिन आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि हम में से बहुत सारे लोग तो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम लोग अंडर पानी पीते रहते हैं, हम कम पानी पीते रहते हैं। That was very informative. Thanks a lot again. Thank you. Bye. Hello. Hi. Are you? Hi Shilpi, I am Priyanka. A very nice interaction with you. I just wanted to know how to get a good sleep. Actually, I am a very late sleeper, so I just wanted to know how can we get a good sleep, and do meditation also help in this? Yes, definitely. जैसे कि आपके माइंड के ना कई लेवल होते हैं। कॉन्शियस लेवल होता है, सबकॉन्शियस लेवल होता है, अनकॉन्शियस लेवल होता है। तो स्लीप में जाने के लिए आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाते हो। तो अगर आपके माइंड में बहुत सारी बातें, सबकॉन्शियस लेवल पे भी बहुत सारा कुछ चल रहा है, इट्स लाइक जब आप कंप्यूटर को क्लोज करते हो तो वो बोलता है ना आपसे कि मैं सारे विंडोज को शट डाउन कर दूं क्या। तो जब तक जितने भी ओपन फाइल होती है सबको क्लोज नहीं करता तब तक आपका कंप्यूटर भी शट डाउन नहीं होता है, राइट। तो आपके माइंड में जितने भी ओपन फोल्डर्स, अपनी ओपन फाइल्स हैं, उन सबको क्लोज करिए, उन सबको पूरी शट डाउन करके अपने माइंड को रिलैक्स करके फिर सोना है। अगर कोई भी अनरिजॉल्व इश्यूज को सोचते रहेंगे ना तो फिर नींद प्रॉपर नहीं आएगी। सो इन दैट केस आपको मेडिटेशन भी हेल्प करता है, और आपका माइंड मैनेजमेंट स्किल भी हेल्प करता है। यानी कि माइंड मैनेजमेंट स्किल का मतलब है कि आपके माइंड में जितनी भी चीजें चल रही हैं, दूर की, पास की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, आगे की, पीछे की, सब चीजों को आप एक पेपर पे लिख देते हो। इट्स लाइक throwing down all your feelings on a paper, on a piece of paper। आप जैसे अपनी अलमारी को पूरा खाली करते हो ना, वैसे आप अपना पूरा माइंड का सारा कचरा बोलो, क्लटर बोलो, सब को एक पेपर पे लिख दीजिए। लिखने के बाद आप सेलेक्ट करिए कि जो चीज मैं सोच रही हूँ क्या ये वर्थ है। जैसे आप एक एक सामान को छांटते हो ना कि क्या ये सामान अभी काम आएगा, नहीं, ये सामान तो मेरा बाद में काम आने वाला है, तो फिर आप उसको ऐसी जगह रखते हो कि मैं बाद में सोचूंगी। फिर कुछ सामान ऐसे हैं जो फेंकने लायक हैं, या कोई थॉट ऐसे हैं जिसके बारे में बेवजह चिंता कर रहे हो, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उन चीजों को हटा दो। तो जैसे आप अपनी अलमारी सजाते हो वैसे अपने माइंड को ठीक कर लो। जब आपका माइंड इतना ज्यादा अनटाइडी या क्लटर्ड रहता है ना थॉट से, तो फिर आप एकदम भी सो नहीं पाते हो ठीक से। कभी कभी तो हमने देखा है कि फेस्टिवल पास आता है तब भी आप लोग सो नहीं पाते, आप सोचते हो हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे उसमें। तो ये सारी बातों को सोचिए
और कभी 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 हम अवेयर ही नहीं होते हैं कि कौन सी चीज हमें ट्रबल कर रही है, और अवेयरनेस नहीं होने से हम परेशान रहते हैं। और माइंड बहुत होशियार है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी बातें चल रही है ना वो आपको सोने नहीं देंगी। तो हर एक चीज को अवेयरनेस में लाइए, मेडिटेशन में बैठिए और फिर सोइए, बहुत अच्छी नींद आती है। और एक चीज और है, कभी कभी हम इतने थके ही नहीं होते हैं, मतलब फिजिकली थके हुए नहीं रहते हैं, मेंटली थके हुए रहते हैं। तो मेंटल थकान से हमें नींद नहीं आती, फिजिकल थकान से नींद आती है। Yes. तो फिजिकली थकिए और मेंटली एकदम पीसफुल रहिए। Hi Shruti, I have a question. Yeah. And I would like to know that घर में बहुत सब बड़े लोग कहते हैं कि घी खाना चाहिए। Yeah. डॉक्टर्स कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, ऑयल खाना चाहिए, और उसमें भी वो लोग स्पेसिफिक है कि ये ऑयल वो ऑयल। व्हाट इज द राइट बैलेंस फॉर घी एंड ऑयल? ओके, होता है कि हमें रिफाइंड ऑयल से तो परहेज ही करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। हम लोग सारे हाउस होल्ड मैक्सिमम टाइम हम लोग रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, या फिर आप कह लीजिए जो मूफाज होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ये 3, और ऑलिव ऑयल, ये 4 आपके लिए अच्छे हैं। इसमें सब्जी वब्जी आप कुक कर सकते हैं, पर हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ऑलिव ऑयल हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लाइट टेम्परेचर ही टॉलरेट कर सकता है, उसका स्मोक पॉइंट कम होता है। फिर होता है घी। घी में क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट होता है, तो सारा कुकिंग घी से नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि सैचुरेटेड फैट की भी एक लिमिट होती है बॉडी में, उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट भी हम नहीं ले सकते। अदरवाइज घी ठीक है। उसके बाद थोड़ी मात्रा में आपके ये ऑलिव ऑयल जो मैंने बताया आपको 4 ऑयल जो कि सीड से निकलते हैं, सीड, तो ये सीड वाले सारे ऑयल ठीक है। फ्लैक्सीड ऑयल या आपके रेपसीड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ये सब ठीक है। और लास्ट एकदम जो अवॉइड करना चाहिए वो है रिफाइंड ऑयल, जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल होते हैं ये हाई टेम्परेचर या डीप फ्राइंग के लिए एक्चुअली मार्केट में पॉपुलर हुए थे। Shilpi is having another session after next 15 minutes. So you can Google and look for Inspire Wellness, where you will find her contact also, and she'll be happy to answer all your queries. Am I right, Shilpi? Yes, 100%. And anyone with the last question, please welcome for the last question. I would like to ask one question. Yes, Sandeep. Yeah, where can I get the recipe for the vegetable smoothies? And Yeah. the second is what quantity of seeds we should take daily? Thanks a lot for such an informative question. Shilpi, one more question, please. Yes. Yeah, please go ahead. मैं जानना चाह रही थी कि मेटाबॉलिक रेट को हम अपनी डाइट से कैसे बढ़ा सकते हैं, और डाइटिंग के दौरान हमारे बाल झड़ते हैं काफी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो बाल झड़ने का सबसे पहला कारण होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना। और जब भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो बॉडी सबसे पहले जो अनवांटेड चीजें होती हैं उसको देना छोड़ देती है। जैसे आपके घर में अगर फूड कम होगा तो आप जो सबसे मतलब जो सबसे कम जरूरी मेंबर होगा उसको आप आई थिंक आप उसको छोड़ेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो बाल जो होते हैं और नेल्स, ये 2 बॉडी मानती है कि ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी ऑर्गन नहीं है, तो उस पर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है और सबसे पहला इफेक्ट हमारे बालों पे दिखने लगता है। जब भी आप कोई सर्जरी कराते हैं या आप कोई इलनेस होती है या फीवर होता है तो बॉडी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देती है, बट बालों को फिर वो प्रायोरिटी नहीं देती है, तो बालों का झड़ना उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डाइटिंग सही तरीके से करें, सबसे पहली टिप मेरी ये है। अंडर गाइडेंस करें, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। प्रॉपर जब आप डाइटिशियन से कंसल्टेशन करके आप अपना वेट लॉस या अपना हेल्थ का कोई भी काम को चालू करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर आपको एसिडिटी होती है वो भी ठीक हो जाती है, आपका दूसरा प्रॉब्लम होता है वो भी सही हो जाता है, और चेहरे पे ग्लो रहता है और फेस पे और बालों पे उसका इफेक्ट नहीं आता है। दूसरा आपने ये पूछा था कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट किया जाए। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो 4 बातों से डिसाइड होता है। आपका जेंडर, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म मेल के मुकाबले कम होता है। दूसरा आपका एक्टिविटी लेवल, आपकी एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो कम होता जाता है।
यानी कि हर 10 साल में आपका 1% कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्रॉप हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है। तो हर 10 साल में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आप अपने खाने में उस हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं। तीसरी जरूरी चीज होती है आपका मतलब जेनेटिकली कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को अलाइव रखने के लिए जरूरत होती है वो होती है। तो इन तीनों चीजों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपका जेंडर चेंज नहीं कर सकते, आपकी एज चेंज नहीं कर सकते और जेनेटिक चेंज नहीं कर सकते। केवल एक ही चीज है जो आपके हाथ में है, वो है आपका मसल टू फैट रेशियो। जिनकी बॉडी में मसल ज्यादा है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है उनका मेटाबॉलिज्म कम है। तो इस चीज को आप अपने फूड से चेंज कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को लेना है जिससे आपके मसल गेन करने में मदद मिले, और एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको मसल गेन कर सकें, और इस तरह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्डअप कर सकते हैं। आई होप। यस, थैंक यू। Okay. Shilpi, you made the program बातों बातों में। आनंद भाई hand raise किया है। She has another session. Go ahead, Naveen, please. हाँ, hello शिल्पी जी। हेलो। very informative session with you. थैंक यू। मैम मुझे ये जानना है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, बट हम वेजिटेरियन लोगों के साथ क्या होता है, मसल्स लॉस होने लग जाते हैं। तो प्रोटीन डिफिशियंसी जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन के जिसको हम इंटेक कर सकें और उस डिफिशियंसी को बैलेंस कर सकें? मैंने 5 S जो बताए हैं, स्प्राउट्स, सैलेड, नट्स, सीड्स और स्मूदी। सो दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यू नो। सीड्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और जब आप दालें लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। दूध एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। अगर दूध ना लेना चाहें तो पनीर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज। मैम कुछ लोग जो मिल्क, यस प्लीज। सो सोयाबीन भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, और मैं ऐसा मानती हूँ कि वेजिटेरियन सोर्सेज अनलिमिटेड हैं प्रोटीन की, बस हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी कम होती है। बट मैम ये जो मतलब क्वांटिटी कितना होना चाहिए प्रोटीन इंटेक की? ये कितना ग्राम प्रोटीन अपनी मतलब बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। आपको पर केजी बॉडी वेट 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो 1.2 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं। सो आपकी बॉडी वेट से हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। ओके मैम, कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन छोटा सा? श्योर। हाँ मैम, आजकल ये एल्कलाइन वाटर का फंडा बहुत चल रहा है। एल्कलाइन वाटर हम घर में जनरली कैंट वाटर पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं जो, बट अभी एल्कलाइन वाटर लीजिए। एल्कलाइन वाटर का सब जगह काफी चल रहा है, तो क्या मतलब इसमें आपकी क्या एडवाइस है? यू कैन गो फॉर इट, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि ये वही बात हो गई कि हम चाय में शक्कर नहीं लेंगे लेकिन मिठाई खा लेंगे। तो अगर आप अल्कलाइन पानी लेते हैं घर पे, लेकिन आप बाकी डाइट में चेंजेस नहीं करते हैं, अगर आप डाइट को बहुत ज्यादा एसिडिक रखते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है, एसिडिक फूड अवॉइड करना है। यस, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके शिल्पी, जो बातों बातों में आपने प्रोग्राम को किया है, रियली बातों बातों में जितना एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जो बातें हो पाई, इट वाज रियली मीनिंगफुल, एंड थैंक्स फॉर डूइंग सच वंडरफुल सेशन। Thank you so much. It was lovely interacting with such enthusiastic crowd and vibrant people. You can contact her at Inspire Wellness, and if anyone wants her contact, I will share with her permission. Okay. Sure.